Assalamu alaikum. Hi guys. So today we're starting a new series, public health awareness series, and this is for the general public. So not necessarily medical students. ये आम ऑडियंस के लिए बनाई गई है. So आज का टॉपिक है vaginal discharges, जिसको आम लोग लकोरिया भी कहते हैं. So सबसे पहले तो इस बात को समझें कि नॉर्मल है डिस्चार्ज का आना. अगर वो डिस्चार्ज क्लियर है या वाइट है और उसकी कोई बुरी स्मेल नहीं है और आपको उससे कोई इशू नहीं है, कोई ख़ारिश नहीं है, कोई दर्द नहीं है, तो वो डिस्चार्ज नॉर्मल डिस्चार्ज है. इसको एक बीमारी ना समझें. कुछ लोगों को टेंशन लगी होती है इस बात की कि डिस्चार्ज आता ही क्यों है. उसके आने की वजह ये है कि हमारी बॉडी अपने आप को खुद से उसकी सफाई करती है और जो कुछ भी फ्लश आउट करना होता है, निकालना होता है, वो इस डिस्चार्ज की सूरत में बाहर आता है. इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल. इस पे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है. फिर कुछ लोग कहते हैं कि वाइट क्यों है, क्लियर क्यों है, क्या वाइट बीमारी है या क्लियर बीमारी है या ज़्यादा आना बीमारी है या कम आना बीमारी है. तो प्लीज़ लेट मी क्लैरिफाई. सबसे पहले तो इस बात को समझें, नंबर वन, कि डिस्चार्ज आना एक नॉर्मल बात है. ये इस चीज़ की अलामत है कि आपका जिस्म नॉर्मल फंक्शन कर रहा है. ठीक हो गया. नंबर टू, डिस्चार्ज हमेशा एक रंग का और एक जैसे टेक्सचर का और एक जैसे अमाउंट का नहीं होता. पूरे महीने में एक पीरियड्स आने से दूसरे पीरियड्स आने तक जो मुद्दत होती है उसको हम कहते हैं आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल. इस मेंस्ट्रुअल साइकिल रफली एक महीने की जो टाइम होता है, वैसे 28 डेज कहते हैं लेकिन आप एक महीना समझ लें. ये जो एक महीना होता है, इसमें हमारे जिस्म में हार्मोन्स ऊपर और नीचे होते रहते हैं, हमारे जिस्म में तब्दीलियाँ आती हैं और उस हिसाब से डिस्चार्ज भी चेंज होता रहता है. इस बात को मैं आगे समझाऊंगी. तो डिस्चार्ज आपकी अंदरूनी सफाई खुद करता है. इसको इलाज की ज़रूरत नहीं है. जो इलाज की ज़रूरत वाले डिस्चार्ज हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. ऑल्सो इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि जी सफाई नहीं है, हम हाइजीन का सही ख्याल नहीं रख रहे. डिस्चार्ज ने आना है, चाहे आप हाइजीन का ख्याल रखें या ना रखें. फिर जब ओव्यूलेशन होती है, यानी कि औरत अपने उस फेज़ में होती है जब वो सबसे ज़्यादा उसके चांस होते हैं प्रेग्नेंट होने के, जब अंडा तैयार होता है फर्टिलाइज़ होने के लिए, उस वक़्त डिस्चार्ज ज़्यादा होता है. ब्रेस्ट फीड कराने वाली औरतों का डिस्चार्ज ज़्यादा होता है. सेक्सुअल अराउज़ल के वक़्त डिस्चार्ज ज़्यादा होता है. और ज़्यादातर ये देखा गया है कि प्यूबर्टी, यानी कि जब रफली जब टीन एज का स्टार्ट होता है, उस वक़्त डिस्चार्ज भी ज़्यादा आता है. सो अगर हम तसव्वुर करें कि 28 डेज़ या 30 डेज़ का हमारा साइकिल है, 28 डेज़ समझ लें, तो और हम समझें कि हमें पीरियड्स डे 1 से डे 5 तक होते हैं. तो अब मैं आगे जो बातें समझाऊंगी इनको समझिए. पीरियड जब ख़त्म हो जाते हैं तो डे 5 से डे 10 के दरमियान के फेज़ को बोलते हैं प्री ओव्यूलेशन फेज़. यानी कि अभी जो एग है वो तैयार नहीं हुआ, तैयार हो रहा है. इस फेज़ में यूट्रस, जिसकी अभी पीरियड्स ख़त्म हुए हैं, वो अपने आप को मुरम्मत करता है और तैयार करता है कि अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो वो बेस्ट कंडीशन में हो. तो ये जो डे 5 से डे 10 का जो टाइम होता है, इस वक़्त औरत का डिस्चार्ज थिक होता है और क्लाउडी किस्म का होता है, व्हाइटिश होता है. उसके बाद डे 11 से डे 16 ये वो दिन होते हैं जिसमें औरत सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, सबसे ज़्यादा प्रेग्नेंट होने के चांस होते हैं. इस वक़्त जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा आ रहा होता है और वो पतला होता है. और अगर आपने अंडे की सफ़ेदी देखी हो, तो जिस तरह अंडे की सफ़ेदी होती है उसी कंसिस्टेंसी क्या होता है और उसी शक्ल का होता है. उसके बाद ये, और उसकी वजह ये है कि इस तरह के डिस्चार्ज में से स्पर्म को पास होने में आसानी होती है और औरत की फर्टिलिटी बढ़ती है, उसके प्रेग्नेंट होने के चांस बढ़ते हैं. फिर आता है डे 16 से डे 28. इसको कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेशन फेज़.
पोस्ट ओव्यूलेशन फेज में ये होता है कि ओव्यूलेशन हो चुकी है और अब वापस सब कुछ डिग्रेड हो रहा है। इसमें एस्ट्रोजन कम हो रहा होता है और एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, वो ज़्यादा हो रहा होता है। इसमें डिस्चार्ज थिक होता है और वाइट होता है इन दिनों में। तो एक औरत ये समझ ले सिंपल अल्फाज में कि पहले पीरियड्स होते हैं, फिर डिस्चार्ज थिक और क्लाउडी होता है अगले 5 दिन, उसके बाद अगले 4-5 दिन बहुत पतला और बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है और वो ट्रांसपेरेंट होता है, और उसके बाद के जो चंद दिन होते हैं अगले पीरियड आने तक डिस्चार्ज थिक और वाइट होता है। कभी कभी पीरियड्स के एंड शुरू होने से पहले डिस्चार्ज थिक और ब्राउनिश, डार्क ब्राउनिश सा हो जाता है। उसका मतलब यह है कि ब्लड और डिस्चार्ज का मिक्सचर इस तरह का ब्राउन कलर दे रहा है। जो औरतें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं उनके अंदर ये तरतीब नहीं देखी जाती, क्योंकि उनके अंदर हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो आपके नेचुरल हार्मोन्स को चेंज कर देते हैं। तो उन औरतों के साइकिल में इस तरह का चेंज नहीं आता डिस्चार्ज का, जैसे मैंने समझाया है, लेकिन बाकी हर नॉर्मल फीमेल के लिए ये एप्लीकेबल है। तो एबनॉर्मल डिस्चार्ज क्या है, हमें कब पता लगेगा कि डॉक्टर को क्या दिखाना है? तो डिस्चार्ज जैसे कि मैंने कहा, जैसे मैंने समझाया, अगर वैसा नहीं है, फॉर एग्जांपल डिस्चार्ज वाइट है, वाइट तो होता ही है, लेकिन अगर उसके साथ इचिंग है, पेन है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, कोई बुरी स्मेल है या पेशाब में जलन होती है, तो वो डिस्चार्ज नॉर्मल नहीं है, क्योंकि नॉर्मल डिस्चार्ज के साथ आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होती। उसके अलावा अगर डिस्चार्ज ग्रीन है, जो कि बहुत ही अजीब सी बात है, ग्रीन है, येलो है, झाग वाला है, ब्लडी है, या पनीर या दही जैसा है, उसमें फुटकड़ियाँ सी हैं, तो वो भी नॉर्मल नहीं है। इसलिए ये अलामात हैं एबनॉर्मल डिस्चार्ज की, और इनका आपको पता होना चाहिए। अमूमन जो इस तरह की इन्फेक्शंस होती हैं, ख़ासतौर पे एक फंगल इन्फेक्शन होती है, उसमें दही जैसा डिस्चार्ज होता है वाइट कलर का, उसके साथ इचिंग होती है और वो ज़्यादा रात को होती है। तो इन चीज़ों से अवेयर होना हमें चाहिए। तो ड्यूरेशन क्या है जी, इस तरह के डिस्चार्ज कितनी देर रहते हैं? अगर हम इनका प्रॉपर इलाज नहीं करते तो ये काफ़ी देर रह लेते हैं। इसकी वजह क्या हो सकती हैं, क्यों होते हैं? नंबर 1, सिंपल स्किन इरिटेशन हुई हुई है, एक्सेसिव पसीना आ रहा है, ख़ारिश, आपने प्रोडक्ट्स को इस तरह के इस्तेमाल किए हैं, डिओड्रेंट, परफ्यूम, साबुन, पाउडर, कोई आपको पैड नहीं सूट किया, मुख्तलिफ चीज़ें जो आपको इरिटेट कर सकती हैं। इन्फेक्शन हो सकती है, जो लोग टैम्पॉन इस्तेमाल करते हैं, कभी टैम्पॉन अंदर रह जाता है, उसकी इन्फेक्शन हो सकती है। शुगर में, प्रेगनेंसी में भी हो जाता है डिस्चार्ज। फिर कुछ दवाइयाँ होती हैं जैसे कि स्टीरॉइड्स, या अमूमन बड़े लोग ये बात नोटिस करते हैं कि हमने किसी और वजह से एंटीबायोटिक ली थी, लेट्स से फॉर एग्जांपल पेट ख़राब था, कोई एंटीबायोटिक ली, कुछ दिन बाद वो नोट करेंगे कि वजाइनल डिस्चार्ज अजीब सा हो गया। वजह यह है कि जो आपने एंटीबायोटिक खाई थी उसको नहीं पता कि कहाँ से बैक्टीरिया मारना है, एंटीबायोटिक ने सारे बॉडी के बैक्टीरिया को मुतासर करना है। तो जो वजाइना के हेल्दी नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं वो भी वो टारगेट कर लेते हैं, और उससे फिर ये होता है कि अनहेल्दी बैक्टीरिया ग्रो कर लेते हैं और फिर डिस्चार्ज प्रोड्यूस होता है एबनॉर्मल। फिर लॉन्ग स्टैंडिंग इचिंग, जैसे कि बहुत एक कंडीशन होती है, उसको लुकोप्लेकिया कहते हैं, वहाँ पे थिकनिंग, जो बाहर की जो स्किन होती है वो थिक हुई होती है लंबे अरसे ख़ारिश करने से, वो भी इश्यूज हो सकते हैं। और अल्सर बन सकते हैं वल्वा के, बहुत रेयर केस का स्किन कैंसर होता है, उसमें भी हो सकता है। तो ये कुछ कॉजेज़ हैं। घर में क्या ट्रीटमेंट है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस नॉर्मल हाइजीन प्रैक्टिस करें, और नॉर्मल हाइजीन से मतलब है कोई प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करना, कुछ भी नहीं करना, बस नॉर्मल जो सोप एंड वाटर वाला जो शावर होता है, बाथ लेते हैं, वही काफ़ी है हाइजीन के लिए। अंदरूनी क्लेंजिंग की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर को कब दिखाना है? डॉक्टर को तब दिखाना है जब ये सिम्टम्स आए। सिम्टम्स कौन से थे? ख़ारिश के, दर्द के, स्वेलिंग के, रेडनेस के, या एबनॉर्मल कलर के डिस्चार्ज आने से, या बुरी स्मेल के डिस्चार्ज के आने को। इन चीज़ों को समझें कि ये एबनॉर्मल डिस्चार्ज है और डॉक्टर को दिखाएं। व्हाट विल द डॉक्टर डू? डॉक्टर आपकी डिटेल हिस्ट्री लेगा या लेगी और आपको एग्जामिन करेंगे, आपका मुआयना करेंगे अंदरूनी,
और बाकी जो कॉजेज़ हैं उनको रूल आउट करेंगे, जैसे शुगर है, एसटीडी है या खुदा न खास्ता कैंसर है, जो कि रेयर होता है। लेकिन जो भी उसको डॉक्टर को नज़र आएगा वो उस हिसाब से फर्दर टेस्ट करेगा और जो कॉज़ उसको पता लगेगी उस हिसाब से इलाज होगा। प्रिवेंशन अगेन इतनी ज़्यादा कॉजेज़ हैं, प्रिवेंशन उस हिसाब से ही है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक इन्फेक्शन को मेंशन करूँगी क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में ये सबसे कॉमन है और इस तरह तो बेतहाशा इन्फेक्शंस हैं लेकिन ये सबसे कॉमन है इसलिए मैं इसका ज़िक्र करूँगी और इसको कहते हैं थ्रश या यीस्ट इन्फेक्शन या कैंडिडियासिस। इसको मोनेलियल वजाइनल इन्फेक्शन भी कहते हैं। तो फंगस आई होप आप समझते हैं। तो फंगस की एक इन्फेक्शन है ये। इट्स अ वजाइनल इन्फेक्शन जो कि किसी भी एज की फीमेल को अफेक्ट कर सकती है और ये बहुत कॉमन है। मोस्ट women विल हैव एट लीस्ट 1 to 2 एपिसोड्स इन देयर लाइफ टाइम। मतलब हर औरत को एक रिपोर्ट के हिसाब से कि हर औरत को अपनी पूरी ज़िंदगी में 1 से 2 दफ़ा तो ये होता ही है और इसका हाइजीन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मत सोचें कि अगर मैं अच्छी हाइजीन या एक्स्ट्रा मेजर्स ले लूँगी तो ये नहीं होगा। इसका हाइजीन से कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 2 ये कि कुछ पीपल आर जस्ट मोर ससेप्टेबल टू दीज इन्फेक्शंस, राइट? कुछ लोगों को होते हैं फंगल इन्फेक्शंस, बार-बार होते हैं और कोई क्लियर वजह नहीं समझ आ रही होती। फिर इसके अलावा जिन लोगों की इम्यूनिटी लो है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स या जो लोग स्टीरॉयड लेते हैं, डिफरेंट रीजंस हो सकता है, वो भी ज़्यादा प्रोन होते हैं फंगल इन्फेक्शंस के लिए। अम, एक जो मैंने अक्सर मरीज़ों में वजह देखी है वो ये है कि इनएडिक्वेट ड्राइंग। जब वो वॉशरूम यूज़ करते हैं तो अपने आप को खुश्क नहीं करते और उसका नुकसान ये होता है, अगर आप फंगस को थोड़ा सा समझें तो ये ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हल्का हल्का वार्म और मॉइस्ट यानी कि हल्का सा गीला एनवायरनमेंट बड़ा आइडियल रहता है ग्रो करने के लिए। तो आपको पता है कि अगर आप वॉशरूम यूज़ करने के बाद सही तरह उस जगह को खुश्क नहीं करेंगे तो एक नमी रहेगी और वो जगह नेचुरली वार्म है, तो फंगस बहुत रैपिडली ग्रो करता है। इसका एक सिंपल हल ये है कि आप एक टॉयलेट पेपर पास रखें, अपने आप को वॉश करने के बाद पैट ड्राई करें और उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है मरीज़ों को। सो सिम्टम्स एंड ड्यूरेशंस एंड कॉजेज़ ऑफ यीस्ट इन्फेक्शन। यीस्ट इन्फेक्शन कैसे पहचानें जी? यीस्ट इन्फेक्शन में जो डिस्चार्ज होता है वो हैवी होता है, वाइट होता है, थिक होता है, कर्ड या दही जैसा, चीज़ जैसा डिस्चार्ज होता है। इसको देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जो मैंने डिस्क्रिप्शन दी है बिल्कुल ऐसा होता है। फिर वजाइना के इर्द-गिर्द और वल्वर स्किन यानी कि जो बाहर की स्किन है, उस पर वहाँ पे ख़ारिश होती है और समटाइम्स रेडनेस होती है। समटाइम्स जो औरत का पार्टनर होता है उससे भी इचिंग हो रही होती है। तो इट यूजुअली लास्ट फॉर अ फ्यू डेज़। ये कोई बहुत सीरियस बात नहीं है, लेकिन कॉमन बात है इसलिए मेंशन करना ज़रूरी है। अब ये कहाँ से आया फंगस? ये फंगस नॉर्मली हमारे इंटेस्टाइन्स में होता है। जब हम अपने आप को वॉश करते हैं समटाइम्स पीछे से आगे की तरफ वॉश करने से वो बैक्टीरिया वजाइनल एरिया के पास आ जाता है। सम पीपल वो टाइट टाइट कपड़े पहनते हैं, टाइट जीन्स पैंटें और या टाइट्स और लेगिंग्स पहनते हैं, वो उस तरह के कपड़े भी ज़्यादा इस चीज़ को फैसिलिटेट करते हैं कि पीछे से आगे को ये बैक्टीरिया आए। प्लस अगर आपने रिसेंटली एंटीबायोटिक यूज़ किया है या आपकी इम्यूनिटी लो है शुगर की वजह से या प्रेगनेंसी की वजह से या स्टीरॉइड्स यूज़ करने से या वेजाइनल डिओड्रेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें यीस्ट इन्फेक्शंस के को फैसिलिटेट करती हैं। घर में क्या करें जी यीस्ट इन्फेक्शन के लिए? आप कुछ नहीं कर सकते टू बी ऑनेस्ट। नंबर 1 यही है कि इस तरह के अगर आप टाइट कपड़े पहनते हैं तो अवॉइड करें। फ्रीक्वेंट बाथ्स लें। अम, उसके अलावा ये कि मैंने जो आपको मेथड बताया था ड्राई करने का वो काफ़ी हेल्पफुल है। व्हेन टू सी डॉक्टर एंड व्हाट दे माइट डू। तो जब इस तरह का डिस्चार्ज नोट करें डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपको चेक करेगी और समटाइम्स वैसे तो ये बड़ा ऑब्वियस होता है, देख के ही पता लग जाता है, लेकिन फिर भी वो एक स्वैब ले सकती हैं यानी कि एक सैंपल कॉटन बड की तरह का एक लंबा सा स्टिक होती है, उसके साथ वो आपके डिस्चार्ज का सैंपल लेके लैब में भेजेंगे देखने के लिए कि ये किस चीज़ की ग्रोथ है। और मेडिसिन होती हैं एंटी फंगल पेसरीज, वो प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि वजाइना के अंदर इंसर्ट होता है। तो इंटरनल मेडिसिन होती है वो और वो इन्फेक्शन को अमूमन एक ही डोज काफ़ी होती है, एक ही दफ़ा यूज़ करने के लिए।
और समटाइम्स उसी की एक क्रीम वर्जन बाहर की स्किन को लगाने के लिए होती है। डॉक्टर शायद आपकी शुगर को भी रूल आउट करे, अगर उसे शक है कि आपको डायबिटीज़ है तो उसके लिए यूरिन या शुगर का टेस्ट, ब्लड टेस्ट हो सकता है। सो प्रिवेंशन और आउटलुक क्या है जी? टाइट क्लोथिंग अवॉइड करें, अपने आप को वॉश करें तो बैक से फ्रंट आने के बजाय फ्रंट से बैक डायरेक्शन में वॉश करें, अपने आप को ड्राई रखें और परेशान ना होएं, ये बड़ी कॉमन है। ट्रीटमेंट से आराम से ठीक हो जाता है, लेकिन इसकी री इन्फेक्शन भी बहुत कॉमन है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन माय सोशल मीडिया, एंड इंशाल्लाह दोबारा एक वीडियो के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।